5 से 6,000 करीब सब्सक्राइबर हैं यार हमारे। और बहुत मेहनत से कहीं ना कहीं अर्न किए हैं। हमने कोशिश की है कि एज आ क्रिकेट फैन आप सबके सामने वीडियोस रखें, जितने भी हमें नॉलेज है उस हिसाब से हम आपके सामने वीडियोस लगातार लेकर आएँ। कुछ तो सोचा होगा, ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बददिमाग होंगे या ऐसे होंगे कि नहीं तैश में उन्होंने कर लिया या फिर ऐसे ही कर लिया। हम ना हमारी कोई शक्ल इतनी अच्छी है, ना हम कोई मॉडल्स हैं, ना कोई हम स्टार हैं, ना कुछ है। आप ही की तरह एक घर में बैठ के नॉर्मल क्रिकेट फैंस है, बस हमने अपने सामने एक वीडियो कैमरा लगा लिया है। थोड़ी सी नॉलेज हमें, थोड़ी बहुत नॉलेज हमें क्रिकेट की है, आपको भी होगी, बस वही हम लेकर हाजिर हैं। जब हम आपसे लगातार कह रहे थे और हमने मैच प्रीव्यू में आपसे कहा कि 70% चांसेस है कि यार ये मैच जीतेगा, प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अयान ने एग्जैक्ट वर्ड कहा था जो मुझे अभी भी याद है। एक होता है सपोर्ट करना, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक होना, और एक होता है अनबाइज्ड होकर फेयर चीज़ों को देखना। वो तीसरी चीज़ कहीं ना कहीं बहुत सारे जो एज अ फैन मैं समझता हूँ इमोशंस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना होगा कि टीम किस पायदान पर खड़ी है और किस पायदान पर नहीं। ये वो मैच था जहां पर कई सारी चीजें खुलकर आई हैं, डेली क्रिकेट की कई सारी बातें यहाँ पे सही साबित हुई है। उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें और हैं, वो हम आगे आपको जरूर बताएंगे कि क्या क्या चीजें निकल कर आई है। लेकिन यहाँ पर इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब हमें किया हुआ है, कुछ तो देख के किया होगा, सिर्फ चेहरा देख के तो बिल्कुल नहीं किया है। आपने कुछ तो सच्चाई देखी होगी हमारी बातों में, इसीलिए किया। और कहीं ना कहीं डेली क्रिकेट आज फिर से बिल्कुल अपनी बात पे सही साबित होता हुआ नजर आया है। परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो ये कहेंगे आप कि कप्तानी बहुत खराब है, उनके लिए भी एक करारा जवाब इस मैच में जरूर है। वो क्या है आगे जरूर बताएंगे, लेकिन आया आपका पहला रिएक्शन। 127 चेज नहीं कर पा रही है टीम जो T20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना लेकर आई। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने जो हमने प्रेडिक्शन किया कहीं ना कहीं वो अलग है, वो अलग है, उसे अलग रखिए अब। लेकिन इस तरीके का परफॉर्मेंस जिस तरीके का नेपाल ने दिखाया है अपने आखिरी 2 मैचों में, ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट करता है। पहले वाले मैच में भी बिल्कुल सही, उसमें हम बात करेंगे बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पहला रिएक्शन यही है कि बहुत 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 ज़्यादा वर्कलोड अब बढ़ गया है, काम बढ़ गया है कहीं ना कहीं। ओमान खुश होगा, बिल्कुल खुश होगा देख के कि चलिए नेपाल की हालत अब बदतर हो गई। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं मेन चीज़ों पे। अब मैच की ज़रा परतें खोलते हैं कि आखिर ये मैच नेपाल हारा कैसे है, क्या हुआ है, क्या नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, शॉक में फैंस होंगे, जाहिर सी बात है, अलग बात है, वो फैंस है, इमोशंस है, हर देश के फैंस होते हैं। जब टीम हारती है, हमारी टीम भी जब वर्ल्ड कप में हारी थी, सब अलग चीज़ें हैं, फैंस यहाँ पर अलग करते हैं। अब यहाँ पर एज अ क्रिकेट आप सुनने के लिए हमें आए हैं, अब जरा यहाँ पर एनालाइज करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है इस रिजल्ट से, बिल्कुल रिजल्ट से सरप्राइज नहीं है। ये सारी चीजें हम लगातार कहते आ रहे हैं। आप में से मेरे ख्याल से शायद 6-7 हज़ार लोगों ने हमारा मैच प्रीव्यू देखा था, या उसमें से अगर जितने लोगों ने पूरा सुना है आपको पता होगा, हमने एवरेज स्कोर आपसे कहा था 145। अगर आयरलैंड पहले बैटिंग करते हुए मार लेता है तो वो कहीं ना कहीं नेपाल के लिए काफी होगा। लेकिन आप और किसी भी मैच का मैच प्रीव्यू उठा के देखिए इस कंटेंट सीरीज में, हमने किसी भी टीम को नहीं कहा कि वो 145 मारे तो वो सेफ है। हमने हमेशा कहा 170, 160 to 180। अब आपको समझ में आ रहा है हमने क्यों कहा था। बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है बैटिंग में। बहुत जो लोग ये कह रहे थे कि इसको नहीं खिलाया तो ये हो गया, उसको खिलाया फिर वही हालत, उसको नहीं खिलाया ये हो गया, उसको खिलाया वो हालत। लोकेश, किसी ने कहा लोकेश बाम अच्छे हिटर है, उनको और ऊपर आना चाहिए, ऊपर लेके आए, रैश शॉट, खराब शॉट में वो भी आउट हो गए। लगता है वो 13.5 नहीं 3.5 ओवर मैच खत्म करने की सोच के आए थे, वो भी खराब शॉट, वो भी कहीं दाव फेल हो गया। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि कप्तान अच्छे नहीं है, ये है वो है। 127 रन आपको चेस करने हैं और आप नहीं कर पाए तो उसमें कप्तानी का फॉल्ट हो गया, ये थोड़ा सा समझ से परे। इसमें एक बार रीथिंक और करिए कि क्या सच में एक कप्तानी का फॉल्ट होता है जब एक टीम 127 चेस नहीं कर पाती और लगभग बड़े बड़े नाम उसमें भरे जाते हैं। और जो एक प्लेयर है लोकेश बाम हिटर है, उनको मैं इतना नहीं कहूंगा, अभी नए आए हैं, उनके ऊपर क्यों तलवार लटकानी। लेकिन जो ये कह रहे थे कि उनको ऊपर लेके आना है, वो भी कहीं ना कहीं एक दाव फेल हुआ है। 127 रन चेस करने का कोई एक्सक्यूज नहीं है, ना ही कप्तान। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, जो हम बहुत पहले से बोलते आ रहे थे, लेकिन पता नहीं नेपाल क्रिकेट टीम करती क्यों नहीं है। विवेक कुमार यादव को मौके देने चाहिए, उन्हें खिलाना चाहिए। 2 मैचों में शायद वो थे और उन्होंने कुछ नहीं किया। जी हाँ, क्योंकि बैटिंग ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, आप उनको मौका दे के देखिए। लोकेश बाम को आज ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर भेजने की,
बिल्कुल एग्जैक्टली ये सोच मेरी भी थी जब हम मैच देख रहे थे, हम आपस में बात कर रहे थे, ये यहाँ कहाँ से आ गए? यही तो दिक्कत है। दीपेंद्र सिंह हैरी एज यूजुअल आने चाहिए थे, ये यहाँ कहाँ से आ गए? ये तब आते जब होता 80 पे 0 और आपका टारगेट है 190 का और आपको कंटिन्यूसली तेजी से रन बनाने हैं, तब उन्हें आना चाहिए था, ना कि 127 128 रन के टारगेट में इस तरीके से बैटिंग चेक। और ये एक्चुअली बस छोटी सी बात कहूंगा मैं, ये जब से हमने चैनल खोला है शायद 1 साल तकरीबन हो गए हैं, होने वाले हैं, तब से लेके हम आज तक ये कहते आए हैं कि एसोसिएट टीम्स में बहुत ज्यादा चेंज करती है बैटिंग ऑर्डर में, माफ कीजिएगा, बैटिंग ऑर्डर में खूब चेंज करती है और इस वजह से इतनी बुरी तरह कोई टीम हार जाती है। फिर चेंज किया है बैटिंग ऑर्डर। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये समझ से परे है। 127 रन चेस करने के लिए आप आए हैं और आप लोकेश बाम जैसे प्लेयर को इतना ऊपर लेकर आ रहे हैं, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी गलतियां यहाँ पर हैं, कुछ कैप्टनसी में गलतियां हैं। ओवरऑल पूरी तरह से आप ब्लेम कैप्टन को नहीं दे सकते, कैप्टनसी की वजह से मैच हार गए। ये सोचने वाले प्लीज दोबारा सोचिए, फिर आप गलत हो रहे हैं और फिर आप कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा रहे हैं, बह जा रहे हैं इमोशंस में, तो फिर आपकी गलती है। हमारा काम है आपको सिर्फ बताना। अब यहाँ पर मैं बात करूँ यार, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। मैं अभी भी कहूँगा, मैं अभी भी आज भी कहूंगा, आप चाहे हमारा साथ दे चाहे ना दे, मैं अभी भी कहूंगा बहुत ज्यादा रैश शॉट्स खेले गए हैं आयरलैंड के बैट्समैन की तरफ से बजाय बॉलिंग के। डेफिनेटली शुरू के मैं विकेट में कमल सिंह हैरी आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी, वो बेहतरीन डिलीवरी थी, फुल क्रेडिट उसके लिए उन्हें जरूर जाएगा। उसके बाद जो विकेट्स दिए गए हैं मिडिल ऑर्डर में, आयरलैंड का मिडिल ऑर्डर अभी भी वही हालत है यार, अभी भी वही हालत है। अगर बॉलर्स ने सेव नहीं किया होता तो आयरलैंड के मिडिल ऑर्डर ने आज फिर कहीं ना कहीं लूप होल क्रिएट कर दिया था। ऐसा लग रहा है कि भले ये टीम शायद वर्ल्ड कप खेल ले, लेकिन वर्ल्ड कप में फिर से 3 मैच ना हार जाए। नहीं, और देखिए ये एक चीज़ है कि आयरलैंड की मिडिल ऑर्डर बहुत खराब है, बहुत ही ज़्यादा खाली है। ये तो खैर ऑब्वियसली है, छुपा नहीं है किसी से, लेकिन हमने ये जरूर कहा था कि आयरलैंड के पेसर्स अच्छे हैं और साथ ही साथ स्पिनर जो हमने कहा था कि ये की फैक्टर्स हो सकते हैं आयरलैंड के लिए, और एग्जैक्टली वही हुआ। एंड्रू मैकबरी ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई जबरदस्त, और मुझे याद है कि कुछ लोग भी हमारे फैंस हैं वो ये कह रहे थे कि आप वनडे की फॉर्म को ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो वनडे में ऐसा करते हैं, फला फला करते हैं, लेकिन हो जाता है कभी कभार। आप परफॉर्मेंस वो आ जाती है जब एक बल्लेबाज या एक बैट्समैन या बॉलर एक रिदम में होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि वो T20 क्रिकेट खेल रहा है या वनडे क्रिकेट खेल रहा है। थोड़ा समझने की जरूरत है, काम दिमाग से समझिए तो सब समझ में आएगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें चले ना मैकबरी, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमने आपसे लगातार कहा है। अब आप कभी ये सोचिए कि हमने आयरलैंड के लिए नेपाल की तरफ से 145 का स्कोर क्यों कहा कि 145 बहुत होगा नेपाल के लिए अगर आयरलैंड पहले बैटिंग करता है तो, और आप रिजल्ट आपके सामने है। 145 छोड़िए 127 काफी नहीं हुआ। अब आप सोचिए, यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, कुशल भुर्तल आ गए, आपके आसिफ शेख रिटर्न हो, रिटर्न तो थे, कुशल भुर्तल आ गए, दीपेंद्र सिंह हैरी आ गए, ज्ञानेंद्र मल्ला आ गए। जी हाँ, हमारी मिडिल ऑर्डर T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की नेपाल की रेडी है। 3-4 प्लेयर बीच के रेडी है, कौन है वीडियो में एंड में जरूर बताएंगे। दीपेंद्र सिंह आ गए, ज्ञानेंद्र मल्ला आ गए, उसके बाद कुशल मल्ला इस टीम में आ गए। सारे प्लेयर्स आपने कहीं ना कहीं भर लिए हैं और सब आज खेले। शरद वेस्वेकर आ गए, सारी की सारी बैटिंग ऑर्डर यहाँ पे ले ली, लेकिन रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब। ये हाल है इस टीम का जो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए आ रखी है। बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए बहुत गलती हुई है, शरद और कुशल मल्ला का वहाँ क्या काम है ये कोई बता दे जरा, ये कोई अभी भी बता दे कि वहाँ पे क्या चल रहा है टीम में। कुशल भुर्तल शुरू के 2 मैच में नहीं थे, क्या चोट ही रीज़न था या कुछ और था? उसी के बाद करण केसी बाहर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कुछ और रीज़न है या फिर सच में उनको भी कुछ गुम चोट लग गई है बाहर की वजह से, बाहर बैठे बैठे चोट लगने लगी है आजकल ज़्यादा कुछ प्लेयरों को। समझ से परे है टीम में आखिर चल क्या रहा है, कोई खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता वो अभी बता सकता है, कोई खिलाना चाहता है कि नहीं खिलाना चाहता वो भी समझ नहीं आता है कि आखिर करण केसी अभी तक क्यों नहीं खेले हैं, कुशल भुर्तल को 2 मैच से क्यों बाहर रखा गया। ये हाल है कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर का। और आप कह रहे थे कि 30% हमने नेपाल को दिया था, 70% आयरलैंड को। भाई ऐसे हमने पहले ही आपसे कहा कि ये जो आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, आप सब अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लड़के हैं, क्रिकेट देखना जानते हैं, समझते हैं, तो आपको ये क्यों नहीं समझ में आता कि आखिर आपकी टीम में प्रॉब्लम क्या है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बैटिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं बहुत वीकनेस है। आप सोचिए 11-12 रन की रिक्वायर्ड रन रेट है और वहां पर कुशल मल्ला आते हैं और उनके रन क्या है, 10 बॉलों में 3 रन। ये है मजाक चल रहा है। और आप इस
इंटेंट से आप T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए उतरेंगे तो सच में बहुत हैरानी होगी। आयरलैंड और यूएई से आपका सामना होना है सेमीफाइनल में, अगर आप पहुंचते हैं तो उन दोनों से ही आपको बहुत ही बुरी हार मिली है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें खोलने वाली बात है। बिल्कुल सही। और क्या कहना चाहेंगे यार आप ओवरऑल बॉलिंग और बैटिंग यूनिट को देखकर? बिल्कुल, आज टॉस जीता था, आज नेपाल ने फिर टॉस जीता था और फिर वही किया, चेस लिए गए। रिकॉर्ड बेहतर है चेस में, लेकिन आप चेस कर चुके हैं पहले, आपको मिल चुका है रिजल्ट। कुछ तो ध्यान में रखिए आप। यहाँ पर थोड़ी सी छोटी फिर से गलती हुई संदीप से कि फिर आप चेस के लिए भाग गए और क्या हार हुआ। आज बॉलिंग अच्छी हुई है तो बैटिंग घटिया हो गई है। बिल्कुल, इस टीम में एक चीज बेहतर होती है तो दूसरी खुद ब खुद खराब होती चली जाती है। क्यों, पता नहीं क्या रीजन है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से पता है मुझे कि रीजन क्या है। यहाँ मैं स्ट्रिक्टली अब बिल्कुल पूर्ण सर के ऊपर जाना चाहूँगा, डेफिनेटली जाना चाहूँगा। अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इसमें नाम है, अच्छा खेलते हैं, डोमेस्टिक में ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, बस एक चीज़ मैं सर से यही कहना चाहूँगा, सर 2014 और 2022 की जो मेंटेलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है और आप ये हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ बैठ के मैच देखते हैं, आप तो ऑन फील्ड ग्राउंड पे हैं, आपने दुनिया देखी है, आप कितने टीम्स को कोच दे चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अब शायद ज़रूर इस रिजल्ट से समझ पाए होंगे। आपका रिएक्शंस देख के बहुत अफसोस हुआ जब लास्ट में आप और धमिका प्रसाद जो थे वो थोड़े से अपसेट नजर आ रहे थे, लेकिन डेफिनेटली सर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अब के आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है ना T20 में, वहाँ सिर्फ 100% से काम नहीं चलेगा। खास करके एसोसिएट टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपको अपना 500% निकालना होगा। जब तक 11 के 11 प्लेयर्स में खून ना निकल जाए इनकी बॉडी से, कहने वाली बात है, ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग हो रही है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें आपकी सेफ्टी जरूरी है, मुहावरा है कि जब तक ब्लीडिंग ना निकले आपको वो 500% देना है, लेकिन फिलहाल बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपको सर थोड़ी सी मेंटलिटी अपनी चेंज करनी होगी। 2014 एक अलग फेज था, 2022 एक अलग फेज है। इन 8 सालों में T20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, शॉट्स में, लीग्स की वजह से, क्रिकेट में ओवरऑल बहुत सारी चीजों में। बिल्कुल, और एक छोटी सी बात बस थोड़ी सी हटके कहूँगा यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत चीज़ हुई क्रिकेट में आज, बहुत ही खूबसूरत चीज़ हुई। जब मैकबरी रन लेने के लिए दौड़े तो वो गिर गए और साथ ही साथ आसिफ शेख और संदीप रामीजाने ने रन आउट उन्हें नहीं किया। ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गेस्चर था। जेंटलमैन क्रिकेट है। क्रिकेट को आखिर जेंटलमैन क्यों कहते हैं, कोई इससे एसोसिएट टीमों से भी कभी कभार सीख लेना चाहिए। खैर बड़े प्लेयर लोग झुकते नहीं हैं, वो सीखना नहीं चाहेंगे आप लोगों से कहीं ना। बिल्कुल जी हाँ, उन्हें पता नहीं ईगो में ठेस क्यों पहुंच जाती है। खैर लेकिन पूरी अप्रिशिएशन बनती है। जहाँ अप्रिशिएशन की बात है वहाँ डेफिनेटली क्रिकेट आपको अप्रिशिएट जरूर करेगा और वो क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट बहुत ही शानदार थी। उसके बाद आप देखिए कि यही होता है, क्रिकेट हार भी होता है कभी कभी। आपने उन्हें छोड़ा, उसकी नेक्स्ट बॉल पे 6 आया, आप कह सकते थे यार मैं आउट कर देता, 6 रन तो बचते, लेकिन नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वैसे भी हार और जीत का फर्क यहाँ पर क्लियरली काफ़ी ज़्यादा, उस 6 रन से तो ज़्यादा ही था एट द एंड। और यही हम कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ हमारी जो बातें होती हैं इन पर एक बार ज़रूर से ज़रूर गौर करिए। इस तरह से अगर आप इमोशंस में बह के ये सोचेंगे कि नहीं ये टीम हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, आप सोचिए आपने ओमान के खिलाफ 135-36 चेज करने के लिए आखिरी ओवर तक आपका मैच गया। अगर वहां पर 100 जैसे हमने कहा 145 करीब होता तो वहां फिर ये मैच लड़ता, और यहाँ पर आप 128 भी चेज नहीं कर पाए। हमें पहले ही यकीन था कि अगर 120-130 भी आयरलैंड पहुंच जाता है तो डेफिनेटली नेपाल के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। और आप देख सकते हैं खराब बैटिंग, खराब शॉट, इतने सारे प्लेयर ले लिए। अब यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज इस मैच में नहीं बचा। इस तरीके का हाल इस मैच में हो गया। ओपनिंग आपकी आ गई, सब आ गए, सब कुछ कहीं ना कहीं हो गया। गौर जरूर करिए क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 दिन का वक्त बाकी है, पता नहीं इसमें क्या कुछ होने वाला है। इसमें जरा सोचिए समझिए और 2014 के मोड से निकलकर 2022 के क्रिकेट को अगर आप अपना लेंगे इन 3 दिनों में तो कहीं ना कहीं इस मॉडल को अपना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बात जरूर करेंगे इन 3 दिनों के बीच में, वीडियो लेके आएंगे कि क्या चीजें हैं जो नेपाल बेहतर कर ले ऑन पेपर और उसके बाद उसमें ग्राउंड पे अप्लाई करे अगर, तो डेफिनेटली अभी भी मौका है कि ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई जरूर कर सकती है ये टीम भी। बस उम्मीद बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो भी आपके सामने जरूर लेके आएंगे। इस सीरीज की रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे। यूएई कांग्रेचुलेशंस, आप इस टूर्नामेंट सीरीज जीत गए। जी हाँ, यूएई जीत गई, इकलौती टीम जिन्होंने 2 मैच इस क्वार्टर सीरीज में जीते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और डिजर्विंग विनर थे। खैर यूएई मैच में कोई गारंटी है। अब हमने आपसे कहा था कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है नेपाल टीम का वो कहीं ना कहीं रेडी है। तो चलिए मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर लेता हूँ यहाँ। 1 डाउन दीपेंद्र सिंह ऐरी, 2nd डाउन दीपेंद्र सिंह ऐरी, 3rd डाउन दीपेंद्र सिंह ऐरी, 4th डाउन दीपेंद्र सिंह ऐरी। जवाब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार और सोचिए, समझ में आ जाए।